अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिजर। लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिजर में दो सेक्शन पढ़ेंगे, 43 और 44। सेक्शन 43 ये डील करता है एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिजर may be compelled to perform. Any one of joint promisor may be compelled to perform. जॉइंट प्रोमिजर में क्या होता है, सभी को तो परफॉर्म करना रहता है। अब इसमें सेक्शन 43 बताता है नहीं, कोई एक परफॉर्म करने से भी चलेगा। सपोज ए, बी और सी जॉइंटली प्रॉमिस करता है बी को 5 लाख रुपया देगा। डी ए या तो बी या तो सी किसी को भी कंपेल कर सकता है ऑन ड्यू डेट 5 लाख रुपया लेने को। मतलब ड्यू डेट में वो परफॉर्मेंस किसी से भी डिमांड कर सकता है। तो ये लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिजर में पहला पॉइंट ये है सेक्शन 43 में, जब ए बी सी तीनों ने जॉइंटली प्रॉमिस किया डी को ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने का, तो डी किसी भी एक से परफॉर्म करवा सकता है। अब मान लेते हैं, सपोज ऐसा है सी इज अनेबल, वो 5 लाख रुपया का ही केस लेते हैं। सी इज अनेबल टू पे एंड ए इज कंपेल्ड टू पे। सी दे नहीं पा रहा है, तो डी ने क्या किया, ए को बोला तुम मेरे को 5 लाख रुपया दे दो। तो चलो ए 5 लाख रुपया डी को दे देता है, तो बीच में बी कहा जाएगा, बी को छोड़ेगा थोड़ी। तब बी क्या करेगा, ए को उसके हिस्से का बाकी का 2.5 लाख जरूर से पे करेगा, क्योंकि सी तो अनेबल है, दोनों को मिल बांट के चलना था, ए और बी को 2.5 लाख 2.5 लाख। तो डी जब ए को बोला कि आप ही को देना है 5 लाख, तो ए ने दे तो दिया डी को, तो बाकी का 50% वो बी से ले भी लेगा 2.5 लाख रुपया। ठीक है। अच्छा, अब इसी केस को 3 लाख रुपया लेते हैं, 3 लाख रुपया। सी इज इंसॉल्वेंट and can pay only 50% of his share। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ऐसे देना क्या है, ए बी सी को देना था 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया। अगर वो डी को ये लोग तीनों ज्वाइंटली प्रॉमिस करता है कि 3 लाख रुपया देंगे, ऐसा देना था। लेकिन सी तो बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, वो बोला मैं तो 50% दे पाऊंगा, मतलब 50,000 दे पाऊंगा। तो बाकी का 50,000 कहां से आएगा, ए और बी आधा आधा बांट लेगा। मतलब ए देगा 1,25,000 और बी देगा 1,25,000 और सी 50,000। इस तरीके से लोग 3 लाख का ऑब्लिगेशन मीट करेगा। तो यह सेक्शन 43 था। अब सेक्शन 44, सेक्शन 44 effect of release of one joint promisor, effect of
रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिजर। इसको समझते हैं। ए बी सी तीनों ने जॉइंटली प्रॉमिस किया था डी को 5 लाख रुपया देने का। डी का क्या मन हुआ, उसने बोला ए को कि भाई तू छोड़ दे, तेरे को देना नहीं है, बी सी दे देगा मेरे को, क्योंकि वो किसी को भी परफॉर्म करने बोल सकता है। तो चलो बी और सी मिलाकर डी को दे तो देता है। डी ने ए को डिस्चार्ज कर तो दिया, लेकिन ए का लायबिलिटी बी और सी में तो रह ही जाएगा, क्योंकि ए तो इंसॉल्वेंट है नहीं। तो ए, भले ही डी ने ए को डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन ए डिस्चार्ज नहीं होगा बी और सी के ड्यूटी लायबिलिटी से। बी और सी को तो पे करेगा ही करेगा उसका अपना हिस्सा। तो यह था सेक्शन 44। इसके बाद टॉपिक थोड़ा सा चेंज करके एक नया सेक्शन लाएंगे, सेक्शन 45। छोटा सा सेक्शन है, ये तो लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिजर की है। अब आते हैं राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिजी। राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिजी। जैसे प्रोमिजर के जॉइंट होता है तो प्रोमिजी का भी जॉइंट होता है। सेक्शन 45। जैसे मान लेते हैं बी और सी दोनों ने जॉइंटली गेव ए लोन टू ए, दोनों ने ए को लोन दिया था। अब समय आने पर ए बी और सी को पेमेंट कर देगा लोन का पैसा। बी डाइज, बी मर जाता है, तो फिर और सी उस समय अलाइव था, तो फिर पैसा कौन रिसीव करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी एंड सी। सी अपने खुद, क्योंकि अलाइव है, और एलआर ऑफ बी। और अगर ये उल्टा होता है, बी अलाइव है और सी गुजर जाता है, तब क्या होगा? बी रिसीव करेगा और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सी रिसीव करेगा। और अगर मान लेते हैं बी भी गुजर गया, सी भी गुजर गया, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सी दोनों रिसीव करेगा। दैट्स ऑल।